बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एज यूजुअल 2 हफ्ते की डिले के बाद फिर आपकी खिदमत में एक दफ़ा हाजिर। अभी सेनेट वाली कार्रवाई ख़त्म नहीं हुई थी कि 4 जून बरोज़ जुमअतुल मुबारक पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के दफ्तर में पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल के प्रेसिडेंट प्रोफेसर अरशद तकी साहब और वाइस प्रेसिडेंट बैरिस्टर अली रज़ा एडवोकेट साहब ने जो उस दिन कौंसिल ने इम्पॉर्टेंट फैसले किए थे उनकी डिटेल के लिए एक प्रेस ब्रीफिंग का इंतज़ाम किया। तो राइट मैन फॉर द राइट जॉब के लिए इतना कहना काफ़ी था कि प्रेसिडेंट साहब ने आधे घंटे पे मुहित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ 2.5 मिनट गुफ्तगू फरमाई और जो उनको लिख के दिया गया था वो उन्होंने पढ़ के सुना दिया। और वो जो 3-4 इम्पॉर्टेंट फैसले थे कि हमने एमडी कैट के मुतल्लिक क्या है और एनएलई के मुतल्लिक क्या है, और उसके बाद उन्होंने उसमें एग्जिस्टिंग डॉक्टर की बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बारे में और पोस्ट ग्रेजुएट एग्जामिनेशन के बारे में बताया। बीच में वो और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें उन्होंने बताई, लेकिन उनका खिताब 2.5 मिनट पे मुहित था। आखिर में उन्होंने कोई थोड़ी देर के लिए एक्सप्लेनेशन की। उसके अलावा प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बैरिस्टर अली रज़ा साहब छाए रहे, क्योंकि प्रेसिडेंट साहब ज़ाहिर है कि जब वो इन्वॉल्व नहीं है इन कामों में और बैरिस्टर अली रज़ा साहब का कंट्रोल है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ब्रीफिंग उन्होंने ही दी थी। तो ये जो उन्होंने इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताए थे एमडी कैट, एनएलई एग्जामिनेशन और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बारे में, उसके बारे में तो इसका एनालिसिस करते हैं और शायद ये वीडियो लंबी भी हो जाए और या 2 किस्तों में करनी पड़े। लेकिन जो दो एक बड़के तो नहीं कहूँगा, ज़्यादा सख्त लफ्ज़ हो जाएगा, दावे किए बैरिस्टर अली रज़ा साहब ने, उन पे पहले बहस कर लेते हैं ताकि आपको बता दें कि हर नया आदमी जो जब आता है वो कहता है कि जी ये पहली दफ़ा हो है। तो वो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौर बताया कि अब हम हाउस जॉब की एक्रेडिशन और सीट एलोकेशन के बारे में फर्स्ट टाइम कॉलेजेस को इंस्पेक्ट करेंगे। प्रोफेसर साहब चूँकि पिछले स्टाफ से नाराज़ हैं इसलिए उनसे इंफॉर्मेशन नहीं लेते या उनको इंफॉर्मेशन सही दी नहीं गई, तो उनको पता होना चाहिए कि उसके लिए प्रोफार्मा अलहदा बना हुआ है। सारे मेडिकल कॉलेजेस को इंस्पेक्ट किया जाता था, जो कॉलेज रिकग्नाइज थे या नहीं रिकग्नाइज थे, ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट को अलहदा अलहदा सीट एलोकेशन के लिए पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल इंस्पेक्ट करती थी। और मेडिकल कॉलेजेस के अलावा आपको यहाँ फेडरल गवर्नमेंट का सर्विसेज हॉस्पिटल है, पॉलीक्लिनिक है, उसकी इंस्पेक्शन है। आपकी इमीडिएट पड़ोस में केयर हॉस्पिटल है, उसके मुख्तलिफ डिपार्टमेंट की हाउस जॉब की एलोकेशन के लिए कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो ट्रेन कर सकते हैं उसके लिए इंस्पेक्शन भी होती थी और उसके लिए प्रोफार्मा भी डिज़ाइन किया हुआ है। और ये फर्स्ट टाइम नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि बीच में कौंसिल ने इस पर काम करना छोड़ दिया क्योंकि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के माफिया ने जब पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल में कंट्रोल कर लिया तो आसिम हुसैन साहब की सरबराही में उन्होंने कहा जी जो कॉलेज रिकग्नाइज हो गया है उसको हाउस जॉब की इंस्पेक्शन करने के लिए ज़रूरत नहीं है। और उस ज़रूरत के तहत उन्होंने कहा है कि जी वो जितने लोग सारे डिपार्टमेंट रिकग्नाइज, वर्कलोड है या नहीं है नो प्रॉब्लम, और वो कॉलेज रिकग्नाइज कर दिए गए और उनको सीटें एलोकेशन देनी बंद कर दी गई। उनका ये दावा ज़रूर ठीक हो सकता है कि ये सिलसिला दोबारा नए सिरे से नहीं बल्कि उसकी कंटिन्यूएशन में दोबारा शुरू किया जा रहा है। मैं आपको केरल हॉस्पिटल की इंस्पेक्शन का एक दिलचस्प वाक़या सुना देता हूँ। बहुत सारे किरदार उसके अभी तक जिंदा हैं। तो एक जनरल साहब थे, वो उसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे। तो जब पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल की टीम गई तो मैं भी उनके साथ था। तो हमने जब उनके मुख्तलिफ डिपार्टमेंट विजिट करके तो टी ब्रेक में जनरल साहब से मुलाकात हुई तो उनको ब्रीफिंग में बताया गया कि कुछ कॉलेज डिपार्टमेंट आपके बहुत अच्छे हैं, उनके लिए तो हम रिकमेंडेशन देंगे, लेकिन कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं, डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनमें आपको हाउस जॉब
कि शायद रिकग्निशन अप्रूव ना करे काउंसिल। तो उन्होंने कमाल मेहरबानी से कहा कि मैं काउंसिल से बात कर लूँगा। उस इंस्पेक्शन में, वो आज भी रिकॉर्ड पे होगी, काउंसिल के 3 एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर्स बैठे थे, मैं बतौर सेक्रेटरी भी साथ था। पता नहीं वो कौन सी काउंसिल से बात करने के आदी थे कि उन्होंने कहा जी आपने जो करना है, जो रिपोर्ट देनी है दे दे, मैं काउंसिल से बात कर दूँगा। 2-4 दिनों बाद जनरल साहब का फ़ोन आया कि सेक्रेटरी साहब आप बात करनी है। मैंने सलाम करके पूछा जी फरमाएं। कहते हैं वो आपकी टीम आई थी और वो हमारे कॉलेजेस का उन्होंने कुछ डिपार्टमेंट रिकग्नाइज नहीं किए, तो मैं उस सिलसिले में बात करना चाहता हूँ। मैंने कहा जी वो तो जो उनकी रिपोर्ट फाइनल आएगी काउंसिल के पास जाएगी। तो किधर हैं आपके प्रेसिडेंट? मैंने कहा जी अमेरिका गए हैं, सरकारी दौरे पे गए हुए हैं। मैंने कहा नहीं, हो साल में 1 महीना अपनी फैमिली के साथ वहाँ गुजारने अपने खर्चे पे गए हुए हैं, कब आएंगे? मैंने कहा जी अभी तो चंद दिन हुए गए हैं। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि लोगों का एटीट्यूड प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के अलावा इवन गवर्नमेंट में भी इसी तरह ही होता था कि जी हम काउंसिल से बात कर लेंगे। उनको अंदाज़ा नहीं था कि काउंसिल के 3 एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर और सेक्रेटरी वहाँ बैठा है, जो वहाँ अपनी आंखों से हाल देख के आया है। और वही हुआ कि हमने उनके जो 2-3 डिपार्टमेंट रिकग्निशन क्वालिफाई करते थे उनका दिया था और बाकियों का नहीं दिया था। ये हम जो हमारा प्रेस्टिजियस हॉस्पिटल है पब्लिक सेक्टर में, उसके साथ भी इस तरह का सलूक होता था। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की तो बात ही और है। अभी इसमें जो इसका प्रॉब्लम है वो डिस्कस करते चलें कि जब वर्कलोड नहीं होगा, तो जो मुख्तलिफ प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में अभी भी नहीं है, उस वक्त भी हमने उनको कहा था कि वो 100% पेड हाउस जॉब देंगे। वो 100% पेड हाउस जॉब के लिए इन्होंने कहा है कि जी हमने वो ऑर्डर कर दिया है कि 100% पेड हाउस जॉब देंगे। वो किसी ने क्वेश्चन किया प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कि अगर वो पैसे नहीं देंगे तो कहते हैं जी मेडिकल ट्रिब्यूनल में चले जाएं। जब आप अपना रेगुलेशन इम्प्लीमेंट ही नहीं करा सकते तो फिर ऐसा रेगुलेशन बनाने का क्या फायदा? कौन सा स्टूडेंट कोर्ट कचहरी जाएगा कि एक उसको हाउस जॉब नहीं मिल रहा, उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं हो रही, एक उसको पैसे नहीं मिल रहे, ऊपर से वो वकील का खर्चा भी करे। क्योंकि ये वकील हैं तो वकीलों की भलाई के लिए शायद इन्होंने सोचा होगा कि कुछ और वकला को भी रोजगार का बंदोबस्त हो जाएगा जब एक अनपेड हाउस ऑफिसर जाके उनको मेडिकल ट्राइब्यूनल में है। आपको रेगुलेशन ऐसे बनाने चाहिए कि वो अगर नहीं देंगे आप उनको फाइन करेंगे, आपके पास लिस्ट होती है, आप हर चीज़ डिजिटलाइज कर रहे हैं। पहले दिन से उन्हें कहेंगे जी इतने बच्चे आपने इनका हाउस जॉब का है, अगर जॉब हाफ जॉब के लिए आपको नहीं रिकग्नाइज करेंगे उतने पैसे काउंसिल को जमा कराएं और वो उन बच्चों को जहाँ जॉब मिले फिर काउंसिल उनको पे करे। तो डबल ड्यू का क्रेडिट ये है कि जो आपने नेशनल फंड कायम किया स्कॉलरशिप का, बहुत अच्छी बात है, वो मिलना चाहिए। हाँ अलबत्ता ये है कि जो आपकी बातों से लगता था कि वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में जो मेरिट पे आएंगे, मेरिट पे बच्चे जो गवर्नमेंट के कॉलेजेस में दाखिला लेते हैं, मैं निश्तर मेडिकल कॉलेज का ग्रेजुएट हूँ, हमारा एक ग्रुप है कि वो जो बच्चे वहाँ अफोर्ड नहीं कर सकते हम उनको स्कॉलरशिप देते हैं। पर्सनल कंट्रीब्यूशन से एक क्लास का बैच है वो इस तरह करता है। तो गवर्नमेंट के कॉलेजेस में जहाँ 50-60 हज़ार रुपये फीस है, बच्चे वो नहीं दे सकते, तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के आप उनकी तादाद बढ़ा दें। आप पब्लिक सेक्टर के मेडिकल कॉलेजेस में जो दाखिले के लिए दाखिला देते हैं वो कोई गरीब का बच्चा वहाँ दाखिला लेने की कोशिश नहीं करता। हाँ अलबत्ता आप ऐसा कर सकते हैं कि दौरान तालीम अगर किसी की, जो हमारे नोटिस में है कि उन्होंने आगा खान वाले सपोर्ट करते हैं, हमदर्द वाले सपोर्ट करते थे कि अगर किसी के वालिदैन की डेथ हो गई है या अनफोर्सीन उनके साथ कोई प्रॉब्लम हो गया है तो वो उसकी एजुकेशन कंटिन्यू करवा देते थे, उसको कर्ज हसना दे देते थे या एग्जाम कर देते थे। लेकिन आप ये कहें कि वो स्कॉलरशिप आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस वालों को दें तो फिर आप कोई किसी और एजेंडा पे हैं। फिर आप अपने बच्चे या अपने लोगों के बच्चे जिनको आप ऑब्लाइज करना चाहेंगे उनको स्कॉलरशिप भी देंगे और उनको प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में भी पढ़ाएंगे। तो ये हाउस जॉब से बात शुरू हुई थी। हाउस जॉब के लिए प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को मजबूर किया जाए कि उनका वर्कलोड बढ़े। जो मॉनिटरिंग आपकी मेडिकल एजुकेशन की है वो आपने छोड़ दिया है, आप लाइसेंसिंग पे आ गए हैं, आप मेडिकल एजुकेशन को नहीं
आपने प्रैक्टिस को रेगुलेट करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल बेसिकली मेडिकल एजुकेशन के लिए रेगुलेटरी बॉडी थी, आपने उसका रोल दे दिया है हायर एजुकेशन कमीशन को। हायर एजुकेशन कमीशन जिस तरह लॉ ग्रेजुएट के कोर्सेज रेगुलेट कर रही है, जिस तरह कंप्यूटर साइंसेज के कोर्सेज रेगुलेट कर रही है, मार्केट में जाके देखें कि इवन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स धक्के खाते फिर रहे हैं कि उनके कोर्सेज जब उन्होंने प्राइवेट सेक्टर में आना शुरू किया और रेगुलेट नहीं किया। तो ये टेक्निकल एजुकेशन की बातें कर रहा हूँ मैं, BA MA की बातें नहीं कर रहा या आर्ट्स के सब्जेक्ट्स की बात नहीं कर रहा। ये प्रोफेशनल कॉलेजेस के साथ जो उनकी मेडिकल एजुकेशन की रेगुलेशन है, इवन होम्योपैथिक भी मेडिकल टिप की जो होम्योपैथिक की एजुकेशन है वो भी प्रोफेशनल एजुकेशन है। ज़रा जाके देखें तो सही कि हायर एजुकेशन कमीशन के क्या स्टैंडर्ड हैं और क्या रेगुलेट करते हैं। तो यही आप हमारे मेडिकल कॉलेजेस के साथ करने वाले हैं इस एक्ट में। और ये एक्ट मेडिकल एजुकेशन की तबाही का एक्ट है। और उसके बाद जो आप इसमें से अंडे बच्चे निकाल रहे हैं, ये बाकी का हमारा प्रोफेशन तबाह करेंगे। लोगों को ख्याल है या आप ब्रीफिंग जाके करते हैं कि जी हम मैन पावर एक्सपोर्ट करेंगे, NLE से हम स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप मुझे इजाज़त दे दें, मैं FSE के बच्चे 2 साल 3 साल में ट्रेन करके उनका आपको NLE का एग्ज़ाम मेडिकल भी पास करवा दूंगा और उसका क्लिनिकल इम्तिहान भी पास कर लेंगे। अकेडमियाँ खुल जाएंगी, वो बच्चों को ट्रेन करेंगे। उसके बाद आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि जो प्राइवेट सेक्टर के एजुकेशन वाले इंस्टीट्यूशन हैं वो कैसे एक एक बच्चे के पेपर के लिए, पोजीशन लेने के लिए, अपने कॉलेज की नेकनामी के लिए कितनी एफर्ट्स करते हैं। और यही हाल जो अकेडमीज़ हैं उनका है। तो ये पता नहीं कहाँ एंड अप होगा। और इसके लिए ये हमारे प्रोफेशन के लिए जो क्लिनिकल ट्रेनिंग होती थी ये उसका तबाही है। अब आ जाते हैं आप NLE के एग्जामिनेशन पे। लेकिन ठहरे, पहले मैं आपके दूसरे दावे का भी बंदोबस्त कर दूं। उसके बाद आ जाते हैं आपके दूसरे दावे पर कि आपने कहा है कि डॉक्टर्स का डेटा अवेलेबल नहीं है और ये फर्स्ट टाइम आप डेटा इकट्ठा कर रहे हैं। आप तो फिर कंप्यूटर सेक्शन में रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए चेक कर लें कि डिस्ट्रिक्ट लेवल तक का डेटा अवेलेबल था। बहुत सारे डॉक्टर्स की रजिस्ट्रेशन नहीं होती थी, उनको फॉलो किया जा रहा था। अभी आप 2.5 लाख डॉक्टरों को धमकियां लगा रहे हैं कि मैं 45 दिन में जो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नहीं करेगा उनका लाइसेंस कैंसिल कर दूंगा। वो भाई आधे से ज़्यादा तो बगैर लाइसेंस के काम कर रहे हैं, पहले उनके लाइसेंस तो वेरीफाई करा लें। और ये अभी सिर्फ डॉक्टरों के साथ है। आप मेडिकल एजुकेशन की रेगुलेशन आपने HEC को दे दी, डॉक्टर्स की रेगुलेशन आप मेडिकल ट्रिब्यूनल, नर्सिंग भी देख रहा है, तिब भी देख रहा है, होम्योपैथिक भी देख रहा है। क्वेकरी कौन देखेगा? आप के एक्ट में आपके पास सेहत का शोबा रेगुलेट करने की पावर्स हैं। तो आप क्वेकरी की जाके थोड़ी सी उसके बारे में सोचें। सुप्रीम कोर्ट के भी ऑर्डर्स हैं, उसमें भी काम हो रहा था। तो उन डॉक्टर्स को जिनकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नहीं कराएंगे, अच्छी बात है, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हो जाए। 1962 के एक्ट में है कि हर डॉक्टर जब अपनी रेजिडेंस चेंज करेगा, प्लेस ऑफ पोस्टिंग चेंज करेगा, वो इन्फॉर्म करेगा। ये आज आपका कानून नहीं है, 1962 के एक्ट में लिखा हुआ है। होना चाहिए, नहीं हो रहा, उसको करना चाहिए। ये धमकियां कि जी ये कर देंगे वो कर देंगे, इस तरह नहीं होता। मेडिकल एजुकेशन है और डॉक्टर्स है, पहले आप उनकी रजिस्ट्रेशन सारों की वैलिड करवा दें। यही आपका 45 दिन में बहुत बड़ा कारनामा होगा कि सारे डॉक्टरों को आप उनकी रजिस्ट्रेशन वैलिड करवा दें। पहले आपने कितने के लाइसेंस कैंसिल किए हैं? कोई अखबार में इश्तिहार दिया है कि कितने डॉक्टर्स हैं जिनके लाइसेंस हम कैंसिल कर रहे हैं? अखबारें भर जाएंगी। जो 2.5 लाख आप कह रहे हैं उनमें से 1 सवा लाख का आपके पास कोई रजिस्ट्रेशन वैलिड नहीं है। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बाद अगर डॉक्टर्स नहीं आएंगे तो क्या कर लेंगे? मैं आपको बड़ा चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, जनरल मेडिकल काउंसिल के पास इस वक्त रिकॉर्ड नहीं है कि उनके पास कितने डॉक्टर जो उनके साथ रजिस्टर्ड हैं वो अवेलेबल हैं। अमेरिका में होता होगा, ज़रूर होता होगा, लेकिन हम अब तक जनरल मेडिकल काउंसिल को फॉलो कर रहे थे जो मदर ऑफ मेडिकल एजुकेशन की रेगुलेटरी बॉडी है।
मेंबर्स बनाने के लिए आप कहते हैं कि जी जनरल मेडिकल काउंसिल इस तरह कर रही है, उस तरह स्टेट मेडिकल बोर्ड्स बनाते हैं, हर स्टेट का अलग मेडिकल बोर्ड है, मेडिकल काउंसिल की जरूरत नहीं रहेगी। सूबे पहले भी अपनी मेडिकल काउंसिल बनाने के चक्कर में थे। आप यूनाइट करने की कोशिश करें, डिक्टेटरशिप नहीं चलेगी। आपको एनएलई के लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन में आपको अंदाजा नहीं है कि आप क्या फेस करने जा रहे हैं। एक फ्रेश ग्रेजुएट से 12,000 रुपये आप पार्ट 1 का लेंगे, फिर पार्ट 2 पे भी उम्मीद है इतने पैसे रखेंगे, 24,000 रुपये उसको लेंगे जिसने हाउस जॉब के बाद उसको जॉब नहीं मिला। नेशनल लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन क्यों लेती है यूएसए? वो उनका एंट्री एग्जामिनेशन है फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन, वो एंट्री एग्जामिनेशन है फॉर उनके जॉब्स के लिए, पेड जॉब्स के लिए। आप उनका नेशनल लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन लेके उनको खुला छोड़ देंगे कि अब आप एक्सपोर्ट हो जाएं। ये इस तरह नहीं होता। आप इसको दोबारा देखें। जो बच्चे दाखिल हो चुके हैं पहले, जो आपका एक्ट आने से पहले दाखिल हो चुके हैं, उन पे आप ये रेट्रोस्पेक्टिव लागू ही नहीं कर सकते। आप वकील हैं, आपको डिफेंड करने के लिए, हाँ, आपने वकला के लिए रोजगार का बंदोबस्त करना है कि डेफिनेटली चारों सूबों में चैलेंज होगा। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल उनको पे करेगी, आप अपने हैंड पिक्ड लोगों को वहाँ भेजेंगे, वो आपको जाके डिफेंड करेंगे। पहले वो सूबों से हार के आएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। जिस तरह आपने सेंट्रल इलेक्शन का बेड़ा गर्क करके आपने खुद ही देखा है कि कितनी करप्शन हुई है, आपने उनको सस्पेंड किया है, आप उसको ठीक भी नहीं कर सके। सुप्रीम कोर्ट का रूल था, पता नहीं एक्ट में उसकी कवरेज होती है या कोई शख्स चैलेंज करेगा। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सारे बंदे मेरिट पे दाखिल हों, सुप्रीम कोर्ट की अगर आपने वायलेशन करनी है तो जो मेल और फीमेल की रेशो है उसको आबादी के हिसाब से ठीक करा लें। आपने एक्सपोर्ट क्या करने हैं? आपकी फीमेल ज़्यादा बेटियां सारी ग्रेजुएट कर रही हैं, वो शहर से बाहर जाती नहीं है, रूरल एरिया आपका खाली पड़ा है, आप एक्सपोर्ट करने की बातें कर रहे हैं। शहरों में कंजेशन हो गई है, देहातों में लोग हैं नहीं, आपको अंदाज़ा ही नहीं है। गवर्नमेंट से पूछें कि कितने पैसे रिटायर्ड कितने लोग उन्होंने हायर किए हुए हैं कि वो रूरल एरिया में जाके प्रैक्टिस करें, क्योंकि फीमेल ज़्यादा हैं, मेल है नहीं, वहाँ जा नहीं रहे। आप कह रहे हैं कि जी हेल्थ सिस्टम का बेड़ा गर्क करेंगे, बजाय इसके कि जी उससे हेल्थ सिस्टम इम्प्रूव होगी और हम डॉक्टर एक्सपोर्ट करेंगे। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस अभी तो खुश हैं कि आप आ गए हैं और उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह की चीज़ें आप कर रहे हैं, अनकरीब प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस ही आपका जुलूस निकालेंगे। अभी तो उन्हें समझ नहीं आई कि आप उनके साथ करने क्या जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह ये चीज़ें आप बताई जा रहे हैं कि उनकी इंस्पेक्शंस करेंगे, उनकी कैटेगरीज करेंगे। भाई आपका काम ही स्टैंडर्डाइजेशन करना है। आपने कैटेगरीज बना दी तो फिर ए कैटेगरी का डॉक्टर होगा, बी कैटेगरी का डॉक्टर होगा, सी कैटेगरी का डॉक्टर होगा। बाहर वाले इसको मानेंगे नहीं और आपके सारे जो बाहर के लोग हैं वो आपके डॉक्टर्स को लेने से इनकार कर देंगे कि आप सी कैटेगरी के डॉक्टर कॉलेज से पढ़े हैं, बी कैटेगरी से। आप अपने कॉलेजेस को, जो पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल की क्रेडिबिलिटी थी, जिसकी खातिर आपको बांग्लादेश इनवाइट करता था, जिसकी खातिर आपको मिडिल ईस्ट इनवाइट करता था, सेंट्रल एशिया में इनवाइट करते थे कि आएँ आप हमारी एक्रेडिशन करें, कि ताकि उसको जनरल मेडिकल काउंसिल इप्सो फैक्टो अप्रूव कर लेगी। आप अपने कॉलेजेस का बेड़ा गर्क करवा लेंगे क्योंकि आप अपने कॉलेजेस की एजुकेशन स्टैंडर्डाइज नहीं कर सके। आप NCFME में देखें कि वहाँ क्या हो रहा। ये कबा चला हंस की चाल वाला इशू चल रहा है, हम उसको नहीं अफोर्ड कर सकते। नेशनल लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन हो तो आप जॉब की गारंटी करें। एजाज रहीम साहब फेडरल सेक्रेटरी थे, उन्होंने हेल्थ पॉलिसी में अनाउंस कर दिया कि हर डॉक्टर जाके प्राइवेट सेक्टर में रूरल एरिया में काम करेगा। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल ने स्टैंड लिया था कि आप हमें गारंटी करें कि जितने लोग पास होंगे उनको जॉब देंगे, तब हम इस पर इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। उनका ख्याल था कि हम उनकी रजिस्ट्रेशन ना करें जब तक वो रूरल एरिया में ना, या उनको सर्टिफिकेट्स ना दें। तो हमने कहा था कि जी आप अपने सूबों से पूछ के हमें बताएं कि जितने लोग निकलेंगे, जितने लोग आएंगे, क्या उनको 100% जॉब देंगे। तो उन्होंने जॉब देने से इनकार कर दिया था सूबों ने, तो इसीलिए रूरल सर्विसेज का प्रोग्राम ख़त्म हो गया था।
आप NLE का दे के लोगों को 100% जॉब दें या 100% पोस्ट ग्रेजुएट की एंट्री करें, खुशी से देंगे। अच्छा है आप 4 दफ़ा इम्तिहान ले लें, कोई बात नहीं। जब आपने करना ही कंप्यूटराइज है तो हर महीने भी लिया जा सकता है, क्योंकि जब कंप्यूटर जनरेटेड होगा वो किसी इंडिविजुअल का तो होगा नहीं। वो अगर आपने कहा है कि जी, वो अच्छी बात थी कि आपने कहा है कि कोई बीमार हो जाता है, यह है कि वो अपना रीशेड्यूल करा लेता है, तो हर महीने वो क्यों ना रीशेड्यूल करे कि अगर आपने इम्तिहान लेना ही है। लेकिन वो ये है कि पूरी दुनिया में होता है कि आप उसको टेस्ट देते हैं, ट्रायल देते हैं, पहले वॉलंटियर्स ले लें कि जी जो रेगुलर लोगों में से इम्तिहान देना चाहेंगे, हम उनको अप्रिसिएशन लेटर देंगे, साथ में NLE का लाइसेंस देंगे कि जी इन्होंने पास किया हुआ है। आप देखेंगे कि बहुत सारे बच्चे आ जाएंगे कि जो वो है, कोई बच्चा नहीं घबराता पब्लिक सेक्टर के मेडिकल कॉलेजेस का या अच्छे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का पढ़ा हुआ नेशनल लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन से। लेकिन एटीट्यूड का फ़र्क है, प्रोसीजर का फ़र्क है, इम्प्लीमेंटेशन का फ़र्क है, अपनी अपनी मर्जी की इंटरप्रिटेशन का फ़र्क है। डेटा की बात हो रही थी, बात कहाँ निकल गई। हमने डेटा कलेक्ट करने के लिए रिकॉर्ड पे है, सारे बलूचिस्तान के डॉक्टर्स को नोटिस भेजा था, सारे KP के डॉक्टर्स को नोटिस भेजा था, सारे स्पेशलिस्ट को नोटिस भेजा था कि वो डेटा कलेक्ट करने के लिए, ताकि उनका डेटा अवेलेबल आए कि कौन जिंदा है, कौन फौत हो गया, कौन कहाँ है, ताकि उनका डेटा रजिस्टर हो। अब्दुल मालिक कासी साहब उस वक्त हेल्थ मिनिस्टर थे, तो उनको भी नोटिस चला गया था। बड़े अल्लाह मियाँ उनको सेहत दे, पिछले दिनों बीमार थे, इंतहाई नफीस इंसान है। उन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल करवा के मुझे बुलाया अपने ऑफिस में और पूछा कि ये मुझे बताएं कि मुझे PMDC को मेरे घर का एड्रेस किसने दिया है। वहाँ गांव को कली कहते हैं बलूचिस्तान में, तो वो कली कासी थी शायद, तो हमने वहाँ नोटिस भेजा था और वो 30 साल से ज़्यादा अरसा से वो शायद गांव छोड़ आए थे और कोयटा में प्रैक्टिस करते थे। तो वो ये थे कि जी देखे मेरी बेइज्जती हुई है कि मेरे गांव नोटिस गया है कि मेरी रजिस्ट्रेशन वैलिड नहीं है और मुझे प्रैक्टिस की इजाज़त नहीं है, तो मेरे लोग क्या सोचते होंगे, जिनको वो उनके बकौल वो मुफ्त देखते हैं और मुफ्त खिदमत प्रोवाइड करते हैं। जब उनको बताया कि जी हमारा डेटा कलेक्ट करना 92 के 62 के एक्ट के तहत लाजमी है कि हर डॉक्टर को अपनी इंफॉर्मेशन देनी चाहिए कि वो इस वक्त कहाँ है, तो वो डेटा नहीं मेंटेन किया जा रहा था, तो उसके लिए हमने आपको अकेले को नहीं भेजा, अक्रॉस द बलूचिस्तान भेजा जिसमें आपको चला। तो उन्होंने इंतहाई शफकत से चाय भी पिलाई और आइंदा जब भी किसी मीटिंग में मिलते थे कहते थे देखें कि जी ये मेरा महकमा है और ये मुझे भी नहीं बख्शती, मुझे भी नोटिस दे देते थे। वो अप्रिशिएटिंग मैनर में करते थे कि जी ये इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि अगर वजीर की भी रजिस्ट्रेशन वैलिड नहीं है तो उसको भी नोटिस देते हैं। आप कंप्यूटर सेक्शन से चेक करें, उनके लिए हमने अलग फॉर्म बनाया हुआ था कि जिनकी डेथ हो जाए वो रिकॉर्ड करें, और काउंसिल ने 70 साल से ऊपर वाले डॉक्टर्स को सिर्फ डेटा मेंटेन करने की खातिर उनकी रजिस्ट्रेशन, जिनकी 70 साल तक रजिस्ट्रेशन वैलिड रहती थी, उनकी फर्दर रिन्यूअल फ्री कर दी थी, जो कि आपने आके फिर ख़त्म कर दी है कि अब 70 साल से ऊपर वाले लोग जिनको आप टीचिंग में उनको रिक्वायरमेंट नहीं मानते, लेकिन वो जिंदा हैं, वो प्रैक्टिस करते हैं या वफात पा गए हैं, तो ये डेटा भी PMDC में अवेलेबल है। ये कहना कि फर्स्ट टाइम वेरिफिकेशन बुरी बात नहीं है। नेशनल आइडेंटिटी कार्ड डेफिनेटली फॉर्म्स में नहीं थे। आप ये बताएं कि 74 से पहले वाले डॉक्टर्स नहीं बनते थे, उनसे किससे पूछी जाती थी कि जी आपका ID कार्ड है कि नहीं है। तो उसके बाद वाले जैसे जैसे रिन्यूअल आई, जैसे जैसे ये कंप्यूटराइज आया 2000 में भी, इवन उनके पास, नादरा के पास इतना अच्छा डेटा या डिजिटलाइजेशन नहीं थी, तो हम तो 2002 में हमने ये रिकॉर्ड रखना शुरू किया। डेट ऑफ बर्थ का कॉलम नहीं होता था, वो मेट्रिकल सर्टिफिकेट मांगना शुरू किया। तो ये चीज़ें पहले भी काउंसिल करती रही है, ये नई बात नहीं है। लेकिन कहना फर्स्ट टाइम ये मेरा ख्याल में वो प्राइम मिनिस्टर के पास चूँकि वन साइडेड इंफॉर्मेशन होती है, या आप आला हकाम को जहाँ ब्रीफिंग करते हैं कि जी मैंने ये कर दिया वो कर दिया, ये कहीं पब्लिक में बैठ के आप आए किसी TV में मैं आपको बताऊं आप क्या फर्स्ट टाइम कर रहे हैं और इसके क्या नुकसान हैं, तो ये इशू नहीं है। इशू ये है कि जब आपको सेनेट और नेशनल असेंबली बुलाती है तो डॉक्टर्स को भेज देते हैं कि
तो पता होगा वहाँ ग्रिल करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के आप ऐसे ऐसे दावे कर जाते हैं जिनका कोई सर पैर नहीं होता। मेरा ख्याल है वीडियो ज़्यादा तवील होती जा रही है और एनएलई के एग्ज़ाम और हाउस जॉब और डिजिटल वेरिफिकेशन और एमडी कैट के बारे में मैं थोड़ा सा ज़्यादा जज्बाती हूँ। एनएलई बुरा इम्तिहान नहीं है, हर महीने होना चाहिए, लेकिन उसके फ्रूट्स भी होने चाहिए, सवाए इसके कि लोगों को खजल किया जाए। उसकी फ़ीस के बारे में भी होना चाहिए। यूएसएमएलई वालों ने बहुत देर बाद आके क्लिनिकल पार्ट और स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 शुरू किए थे। आपकी अभी अपनी तैयारी नहीं है, आप चीज़ें आउटसोर्स करते हैं। डेवलप करें, डॉक्टर्स का कॉन्फिडेंस डेवलप करें। ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है। और राइट प्राइम मिनिस्टर साहब राइट मैन फॉर द राइट जॉब के लिए तो यही अंदाज़ा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस वाइस प्रेसिडेंट करता है, प्रेसिडेंट डमी के तौर पे वहाँ बैठा होता है, यही काउंसिल के अंदर होता है, यही बोर्ड के अंदर होता है। जो नॉन टीचिंग लोग हैं, जो अंडर ग्रेजुएट्स को पढ़ाते नहीं हैं, तो उनके लिए ये जो उन्होंने इवन क्राइटेरियाज बनाए हैं, ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अगर ज़रूरत पड़ी तो मेरा ख्याल है मैं इस वीडियो को देखने के बाद देखता हूँ कि कोई चीज़ें मिस हो गई हैं मेरे हिसाब में, तो उनको दोबारा कर लेंगे या किसी और मौके पे आपको बता देंगे। तो जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ उनको अगर थोड़ी सी फिक्र है और नेशनल लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन के लिए मेरे हाउस जॉब वाले बच्चे और जो इवन स्टूडेंट्स दाखिल हैं, वो अगर चैनल सब्सक्राइब कर लें तो उनको आसानी होगी कि मैं फैक्ट्स पे बात करता हूँ, मैं अपने वर्ड्स यूज नहीं करता, और ये कोर्ट कचहरी ले जाएंगे तो उसके लिए भी तैयार हैं। हर चीज़ जिस तरह आपको कह रहे हैं कि जी अगर आपको वो फीस नहीं देते तो मेडिकल ट्राइब्यूनल में चले जाएंगे, मेडिकल ट्राइब्यूनल अभी तो फंक्शनल ही नहीं हुआ, वो हो जाएगा तो उसका भी अंदाज़ा हो जाएगा। इस वक्त इजाज़त, थैंक यू।